तो इम्यूनिटी में ना सबसे पहले क्या है जो हम देखते हैं कि दो तरह की इम्यूनिटी होती है, हमें पता है। पहली तो है इन्नेट, जो कि शुरू से हमारी बॉडी में होती है। तो इन्नेट क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक, मतलब कि ये हर एक जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो भी फॉरेन सब्सटेंस होता है, सभी के लिए एक तरीके से काम करती है। दूसरी होती है स्पेसिफिक या फिर एडेप्टिव, मतलब वो हर एक एंटीजन या हर एक फॉरेन सब्सटेंस के लिए अलग होती है। तो नॉन स्पेसिफिक तीन तरह की होती है, फिजिकल, केमिकल और सेल्यूलर। अब इननेट हम कहते हैं कि वो स्पीशीज स्पेसिफिक और इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है, मतलब ये हर एक स्पीशीज़ में डिफरेंट होती है और हर एक इंडिविजुअल में भी इसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है। बोल। खाली वाला स्लैब पता नहीं, पापा ने फ़ोन कर लिया। तो इननेट इम्यूनिटी में तीन तरह के बैरियर्स हैं, अनाटमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और फेगोसिटिक बैरियर। ठीक है, अनाटमिकल बैरियर में आता है स्किन एसिडिक बैरियर और म्यूकस मेम्ब्रेन। फिजियोलॉजिकल बैरियर में होता है टेम्परेचर, एसिडिक एनवायरनमेंट और कुछ केमिकल्स। फेगोसिटिक बैरियर में होता है एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। तो इसका कुछ है नहीं, मतलब ये सिंपल इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमें करना क्या है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसके कुछ सेल्स होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या काम करते हैं? फेगोसाइटोसिस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज और एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स के थ्रू ये इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली मैक्रोफेज होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। उसके बाद है, अब यहाँ से जो हमने मतलब नई चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ी, माइक्रोब्स में कुछ जेनेटिक मतलब एक जीन होता है, वो जीन कुछ पैटर्न बनाता है जिसे हम कहते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मोलिक्यूलर पैटर्न या फिर पैम्स। मतलब ये किसी पैथोजन से एसोसिएटेड होते हैं। तो माइक्रोब क्या पैथोजन, तो पैथोजन पे कुछ पैटर्न्स है जैसे हमने कहा पैम्स। तो पैम्स को रिकॉग्नाइज क्या कौन करता है? पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, जो कि फेगोसाइट्स के ऊपर होते हैं। तो इसीलिए फेगोसाइट्स माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है ना, इसी का एक टाइप होता है टोल लाइक रिसेप्टर। तो टोल लाइक रिसेप्टर क्या होता है? एक पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होता है हमारे फेगोसाइट्स पर। तो टोल लाइक रिसेप्टर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। अंदर वाले को हम कहते हैं TIR डोमेन और बाहर वाले को हम कहते हैं एक्सटीरियर डोमेन या फिर ल्यूसिन रिच रिपीट्स। अब जो टोल लाइक रिसेप्टर है, इनका काम क्या होता है कि दे सिक्रीट इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। एक मिनट, आवाज़ आ रही है बीच, ठीक है, एक मिनट। मिल गया जस्सी? जस्सी मिल गया? ठीक है, तो चलो अभी करते हैं कि जो टोल लाइक रिसेप्टर है उनमें एक एक्सटीरियर डोमेन होती है और एक इंटीरियर डोमेन होती है। एक्सटीरियर डोमेन इज रिच इन ल्यूसिन। टोल लाइक रिसेप्टर का काम क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की सिक्रीशन करना। एंड ये साइटोकाइंस क्या करते हैं? लिम्फोसाइट को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है जो कि अडेप्टिव होता है और एंटीजन से स्पेसिफिक होता है। तो जो ये टोल लाइक रिसेप्टर है, ये अपने हर एक माइक्रोबियल प्रोडक्ट से स्पेसिफिक होते हैं। मतलब हर एक माइक्रोबियल प्रोडक्ट का अपना अलग टोल लाइक रिसेप्टर होता है। तो इसमें हमें याद क्या करना है कि जितने भी पैथोजेंस होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, उन पे कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। इन्हें रिकॉग्नाइज कौन करता है? फेगोसाइट पर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। ठीक है, और वो क्या करते हैं? उसका एक टाइप है टोल लाइक रिसेप्टर, जो कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करता है। एंड ये साइटोकाइंस लिम्फोसाइट को अट्रैक्ट करके एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है कि जब भी ये इन्नेट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स क्या होता है कि अगर कोई पैथोजेंस हमारे अंदर आ गया, कोई पैथोजन आ गया, तो अभी हमने पढ़ा कि पैम्प वगैरह सब कुछ होता है, साइटोकाइन रिलीज हुए, और क्या होता है? सबसे पहले पैथोजन की मेम्ब्रेन डैमेज होती है। ये सारे प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। फिर फेगोसाइटोसिस होती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और ऑप्सोनाइजेशन होती है।
तो अब ये सारे नाम हैं मतलब जो शुरू में आते हैं, तो मतलब अगर तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रही है नाम तो वो बाद में आएंगे। तो जो इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमें ब्लड में एंटीबॉडीज़ मिलती है और इन्नेट इम्यूनिटी में एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या थी हमारी? इन्नेट इम्यूनिटी। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, मतलब जब हम अडेप्टिव इम्यूनिटी पढ़ेंगे उसमें 3 तरह के सेल्स पढ़ने हैं, बी सेल, टी सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये तीनों क्या होते हैं वो आगे समझ आ जाएगा। अडेप्टिव इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है एंटीजन के अगेंस्ट। एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या होता है? बी सेल या बी लिम्फोसाइट। और सेल मीडिएटेड में एंटीजन पे क्या होता है? टी सेल्स अटैक करते हैं। सेल मीडिएटेड में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और टी सेल्स आते हैं। अब जब होस्ट में पैथोजन एस्टैब्लिश हो चुका है तो कौन सी इम्यूनिटी काम आती है? हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये एक्टिव इम्यूनिटी हो सकती है, पैसिव इम्यूनिटी हो सकती है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? जो हमें बाहर से वैक्सीन दी जाती है, बाहर से कोई हमें वैक्सीन या डेड माइक्रोब्स दे रहा है जिसकी वजह से इम्यूनिटी बन रही है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमारी बॉडी में शुरू से होती है, जैसे कि मतलब मदर टू फीटस जो ट्रांसफ़र हुई वो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। तो इसका कोई लेटेंट पीरियड नहीं होता। मतलब लेटेंट पीरियड क्या होता है? जब हम मतलब मान लो वैक्सीन दी, तो वैक्सीन दी और उसका असर कब हुआ उसमें जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं लेटेंट पीरियड। तो पैसिव इम्यूनिटी में कोई लेटेंट पीरियड नहीं होता। और दूसरा क्या होता है कि जब हम अपनी बॉडी में एंटीजन डालते हैं तो पहली बार एंटीजन डाला तो प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है, एंड अगर दोबारा सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हो रहा है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है। तो जब पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें एक ही तरह का रिस्पॉन्स होता है, उसमें कोई सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं होता और इसकी कोई मेमोरी भी ऐसे स्टोर नहीं होती। उसके बाद आते हैं हमारे लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? जहाँ पे लिम्फोसाइट बनते हैं। बी लिम्फोसाइट बनता है बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट बनता है थाइमस में। सेकेंडरी क्या? लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ पे जो हमारे लिम्फोसाइट है जाकर स्टोर होते हैं, जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट। माल्ट क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और वैसे ही गाल्ट गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एंड टर्शरी एक होता है टर्शरी लिम्फोइड ऑर्गन जिसका नाम है कार्ल। ठीक है, उसके बाद है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुको, आवाज़ आ रही है। चलो ठीक है। अब जो हमने लिम्फोसाइट्स पढ़े ना, लिम्फोसाइट्स को हम 2 तरह में डिफ्रेंशिएट करते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट्स और लार्ज लिम्फोसाइट। जो स्मॉल लिम्फोसाइट होते हैं वो मैच्योर होकर 2 तरह के लिम्फोसाइट्स में डेवलप होते हैं, या तो टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट। और जो लार्ज लिम्फोसाइट होते हैं उन्हें हम कहते हैं NK सेल्स विच आर नेचुरल किलर सेल। अब जो टी और बी लिम्फोसाइट है इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? तो जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ना वो रोजेट फॉर्मेशन दिखती है। रोजेट फॉर्मेशन क्या होती है कि अगर एक टी लिम्फोसाइट का सेल है तो सेल के चारों ओर स्फेरिकल शेप में हमें क्या मिलेगा? उसके एंटीजन्स पाए हुए मिलेंगे। तो रोजेट फॉर्मेशन है इसकी, जैसे फ्लावर होता है ना, बीच में एक टी सेल और उसके चारों ओर सर्कुलर एरिया में एंटीजन्स मिलेंगे। उसके बाद है कि बेस्ड ऑन सरफेस मार्कर्स टी सेल्स को हम 3 तरह में डिवाइड करते हैं। सरफेस मार्कर का मतलब क्या है? टी सेल एक सेल है तो सेल की एक मेम्ब्रेन होगी जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है। तो 3 तरह की ग्लाइकोप्रोटीन है, CD4 भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, वैसे ही CD8+ है और वैसे ही CD25 है। तो अगर किसी टी सेल में CD4 ग्लाइकोप्रोटीन है तो उसे हम कहते हैं हेल्पर टी सेल। अगर CD8 ग्लाइकोप्रोटीन है तो सी क्या था? सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल। और अगर CD4 और CD25+ दोनों है तो उसे हम कहते हैं सप्रेसर टी सेल।
तो ये जो CD4 होता है इसका काम होता है सेलुलर और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। TC जो और जो TC सेल होता है उसका काम होता है सेलुलर इम्यूनिटी में, और जो सप्रेसर T सेल है वो रेगुलेट करता है इम्यून फंक्शन को। ठीक है, कुछ समझना है तो बीच में बता देना। उसके बाद है हमारे जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, अभी हमने टी लिम्फोसाइट 3 तरह के पढ़े, हेल्पर, साइटोटॉक्सिक और सप्रेसर। वैसे जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो मेमोरी सेल्स हो सकते हैं या प्लाज्मा सेल्स हो सकते हैं। मेमोरी सेल क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं कि अगर दोबारा से वो एंटीजन आएगा तो वो हमारी बॉडी में कुछ डैमेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। तो एक तरह के सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल क्या करते हैं, वो नर्व सेल के डेंड्राइट्स को रिजेंबल करते हैं। और ये डेंड्राइटिक सेल क्या होते हैं, एक तरह के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, बस इनकी शेप डेंड्राइट्स जैसी है, इसीलिए हम इसे डेंड्राइटिक सेल कहते हैं। अगर ये डेंड्राइटिक सेल स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं तो उसे हम लैंगरहैंस सेल कहते हैं। और अगर ये डेंड्राइटिक सेल ब्लड और लिम्फ में है तो उसे हम सर्कुलेटिंग डेंड्राइटिक सेल कहते हैं। जो डेंड्राइटिंग सेल्स है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के जैसे होते हैं। मतलब अब इसका मतलब क्या होता है कि जो एंटीजन है ना, हर एक एंटीजन जब हमारे किसी भी सेल में, मान लो ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में आकर टूट गया। एंटीजन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, तो वो टूट के बीच में छोटे छोटे अमीनो एसिड या पेप्टाइड्स बना दिए। तो उसमें से वो एक एरिया को सिलेक्ट करता है, और वो एरिया क्या होता है, वो अपने ऐसे करके, जैसे मैं ये ड्राइंग में है, वो अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उस एरिया को चिपका देता है, लगा देता है। तो मतलब वो एक तरीके से प्रेजेंट कर रहा है एंटीजन को, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो जो डेंड्राइटिंग सेल है वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह एक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, अब ये इन्होंने तो एंटीजन को प्रेजेंट कर लिया, अब इसे ढूंढता कौन आ रहा है, टी सेल। तो टी सेल क्या करेगा, इस एंटीजन को इनकी सेल मेम्ब्रेन पर देखेगा और उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स तैयार करेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है थाइमस और बोन मैरो। तो थाइमस और बोन मैरो क्या करते हैं, उन्होंने लिम्फोसाइट्स बना दिए। अब ये लिम्फोसाइट्स या तो एक कैप्सूल में बंद हो सकते हैं या फिर अनएनकैप्सुलेटेड होते हैं। अगर ये एनकैप्सुलेटेड है, मतलब वो एक कैप्सूल में बंद है, तो मतलब या तो वो लिम्फ में जाएंगे या स्प्लीन में जाएंगे। और अगर वो अनएनकैप्सुलेटेड है तो वो माल्ट में जाएंगे। तो माल्ट का काम क्या होता है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं म्यूकोजल सरफेस पे। स्प्लीन वाले ब्लड में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड लिम्फ वाले टिश्यू में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है कि फंक्शन क्या होता है इसका। थाइमस का फंक्शन क्या है कि टी सेल की सिलेक्शन करना, कि हमारे जो टी लिम्फोसाइट है उसमें से जो सही सेल्स है उसकी सिलेक्शन करना। फिर बोन मैरो होती है, स्प्लीन होता है, स्प्लीन क्या करता है, बी सेल को एक्टिवेट करता है। लिम्फ नोड क्या करता है कि लिम्फ नोड में जो बी सेल्स आते हैं उनमें से 90% बी सेल्स की एपोप्टोसिस लिम्फ नोड में होती है। एंड जो माल्ट है, माल्ट तो ये अभी छोड़ दो, ये वाला बाद में इम्यून रिस्पॉन्स में समझ आएगा। तो ये था हमारा जो इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी क्या होता है। उसके बाद है कि हमारे हम एंटीजन्स पे आते हैं। एंटीजन क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो मोस्टली प्रोटीन्स होता है, लेकिन पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है। एंटीजन को रिकॉग्नाइज कौन करता है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल तो एंटीजन को देखते ही रिकॉग्नाइज कर देते हैं क्योंकि एंटीजन के ऊपर एक बी सेल का रिसेप्टर होता है। लेकिन जो टी सेल है, टी सेल खुद से रिकॉग्नाइज नहीं करते, उन्हें एमएचसी के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है। अब एमएचसी क्या होता है, ये एमएचसी क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये भी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो हमने अभी तक पहला एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सा पढ़ा, डेंड्राइटिक सेल। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सा है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये नाम से बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जीन का एक क्लस्टर होता है जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करता है, और उसे हम कहते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बस। तो इसका काम क्या होता है कि हमारा जो एंटीजन है वो प्रोटीन का बना है, वो टूट जाएगा इन पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड में से हम एक एपिटोप को सिलेक्ट करते हैं।
अब एपिटोप क्या होता है? एपिटोप एंटीजन के ऊपर एक ऐसे साइट होती है जिसके ऊपर एंटीबॉडी बाइंड करती है। अब हम वो पूरा स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे एंटीबॉडी का, लेकिन हमें पता है कि एंटीजन रिएक्ट्स विद एंटीबॉडी। तो जिस पॉइंट पर रिएक्ट करता है वो पॉइंट ऑन द एंटीजन इज कॉल्ड एज एपिटोप। तो क्या होता है, उस वो एपिटोप को सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो एपिटोप कंबाइन हो जाता है एमएचसी के साथ। अब जब ये एंटीजन और एमएचसी का एक कॉम्प्लेक्स बन गया, तो एमएचसी क्या है? एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो ये जो एंटीजन का एपिटोप हमने सिलेक्ट किया था वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर अब हम एक्सप्रेस कर देंगे, एंड ये इसे रिकॉग्नाइज कौन करेगा सेल के सरफेस पर? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट दो तरह के, टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे एमएचसी है ये क्या जीन का क्लस्टर है। तो ये दो क्लास हमने इसे डिवाइड कर दिया क्लास 1 और क्लास 2 एमएचसी में। तो जो क्लास 1 एमएचसी है वो क्लास 1 एमएचसी को रिकॉग्नाइज करेगा टी साइटोटॉक्सिक सेल, और क्लास 2 एमएचसी को रिकॉग्नाइज करेगा टी हेल्पर सेल। तो इसमें क्या होता है, जो मतलब बैक्टीरिया के खुद के एमएचसी होते हैं वो उसे रिकॉग्नाइज, मतलब वो खुद को रिकॉग्नाइज कोई उसका टी लिम्फोसाइट नहीं कर सकता। तो इसे मैं इसीलिए लिखा है कि जो बी सेल है, बी सेल तो सामने से एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है क्योंकि उसका रिसेप्टर होता है, लेकिन टी सेल को एक कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है। टी सेल कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब एंटीजन एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा एमएचसी के साथ। अब क्वेश्चन आता है कि इम्यूनोजन क्या होता है और एंटीजेनिसिटी क्या होती है। तो इम्यूनोजन क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सके, और जब भी एक इम्यून रिस्पॉन्स होगा, एक रिएक्शन होगा, तो कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे। वो प्रोडक्ट एंटीबॉडी हो सकता है, वो प्रोडक्ट रिसेप्टर हो सकता है। तो जो सब्सटेंस इन प्रोडक्ट से कंबाइन कर सकते हैं उन सब्सटेंस को हम कहते हैं कि वो एंटीजेनिक है। तो मतलब अगर कोई इम्यूनोजन है, मतलब अगर कोई जना इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस कर पा रहा है तो वो उसके प्रोडक्ट से भी बाइंड करेगा। मतलब एक इम्यूनोजन हमेशा एंटीजेनिक होगा, लेकिन अगर कोई कंपाउंड एंटीबॉडी या रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो इम्यून रिस्पॉन्स भी इंड्यूस करें। तो ये दो सेंटेंस होते हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारा हेप्टेंस एक नाम आता है। हेप्टेंस ऐसे कंपाउंड होता है जो एंटीजेनिक होते हैं लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं। बस मतलब ये सिंपल सिंपल से नाम है जो सुनने में अजीब से लगता है, इनका एक सिंपल से मतलब होता है। जैसे एमएचसी क्या है? क्लस्टर ऑफ जीन जो कि एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। हेप्टेन क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जो एंटीजेनिक है लेकिन इम्यूनोजन नहीं है। दूसरा, इम्यूनोजेनिसिटी किस पे डिपेंड करती है कि एक सब्सटेंस इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा? डिपेंड्स ऑन द एंटीजन, डिपेंड्स ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन कौन डिपेंड करेगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे। उसके बाद इम्यूनोजन होने की मतलब कुछ करेक्टरिस्टिक होती है। पहली क्या है? मोलिकुलर वेट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख डेल्टन, एंड मोस्टली जो इम्यूनोजन्स होते हैं वो हेट्रोपॉलीमर होते हैं, होमोपॉलीमर बहुत कम होते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है एडजुवेंट। क्या होता है? एडजुवेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक इम्यूनोजन के एक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। तो इसका क्या होता है, जब हम अपनी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं तो हम उसके साथ एक एडजुवेंट को मिक्स कर देते हैं, या फिर अगर हमारे पास एंटीजन की क्वांटिटी लेस है तो भी हम उसमें एडजुवेंट को ऐड कर देते हैं। एडजुवेंट का एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एलम। ठीक है, ये छोड़ दो, ये नहीं, ये मतलब वैसे पीपीटी में एक्स्ट्रा दिया हुआ था। तो एलम होता है। तो इनका काम क्या होता है कि जो एंटीजन है उसकी परसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, एंड दूसरा एंटीजन के साथ एग्रीगेट होकर इस पूरे कंपाउंड का साइज बढ़ा देंगे, एंड फिर लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगी, एंड इस लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन को हम कहते हैं ग्रैन्युलोमा। उसके बाद जो हमारा एंटीजन है, एंटीजन को हम दो तरह से और क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस एंटीजन क्या होता है?
जो एंटीजन हमारा एंडोसिटिक पाथवे से प्रोड्यूस हो। अब ये पाथवे इधर था नहीं, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना ना, क्वेश्चन आता है, बस सिंपल है कि दो पाथवे होते हैं एंटीजन की प्रोसेसिंग के। एक होता है एंडोसिटिक पाथवे और एक होता है साइटोसिलिक पाथवे। एक्सोजीनस एंटीजन का होता है एंडोसिटिक पाथवे, एंड एंडोसिटिक पाथवे होता है क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स करवाते हैं। एंड एंडोजीनस एंटीजन का क्या होता है साइटोसोलिक पाथवे, जो कि क्लास 1 MHC बनाते हैं। दूसरा और क्लासिफिकेशन है एंटीजन की, एक तो है ओटो एंटीजन, फिर दूसरा है एलो एंटीजन और तीसरा है हिट्रो एंटीजन। ओटो एंटीजन क्या है, अपनी ही बॉडी का एक एंटीजन। एलो एंटीजन क्या है, स्पीशीज सेम है लेकिन डिफरेंट मेंबर। एंड हिट्रो एंटीजन क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज का एंटीजन। फिर है एपिटोप, क्या होता है, एपिटोप एंटीजन की ऐसी बाइंडिंग साइट जहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड करते हैं और टी सेल बाइंड करते हैं। ये लार्ज हो सकती है, नंबर जो है एपिटोप्स का, मतलब ये नहीं कि एक एंटीजन पर एक ही एपिटोप होगा, उसमें बहुत सारे एपिटोप्स भी हो सकते हैं। ये एपिटोप्स साथ साथ हो सकते हैं या एक या बहुत दूर दूर भी प्रेजेंट हो सकते हैं एक एंटीजन पर। दूसरा है कि बी सेल्स रिकॉग्नाइज कर देते हैं विदाउट एनी प्रोसेसिंग, जैसे हमने पहले पढ़ा, बी सेल अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन टी सेल को एक प्रोसेसिंग चाहिए होती है और कॉम्बिनेशन होना चाहिए MHC के साथ। उसके बाद क्या है कि जो क्लास 1 MHC हमने पढ़ा, क्लास 1 MHC के साथ अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट कर रही है, अगर क्लास 1 MHC, तो उसे रिकॉग्नाइज कौन करेगा, TC सेल। और TC सेल पे कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, CD8, तो हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिखते हैं। दूसरा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंट, अच्छा सॉरी, दूसरा है कि जो क्लास 2 MHC के साथ अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है तो उसे कौन रिकॉग्नाइज करेगा, T हेल्पर सेल, और उसका ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा होता है, CD4। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, हम कहते हैं कि कैसे क्या हो इसको मैं कि ये मान लो कि जो टारगेट सेल होते हैं, मतलब जो नॉर्मल टारगेट सेल है जो एंटीजन को प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो क्लास 1 MHC के थ्रू काम करते हैं। एंड जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं वो क्लास 2 MHC के अंडर आते हैं। तो जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो क्लास 2 MHC के अंडर आते हैं, उनके एग्जाम्पल है डेंड्राइटिक सेल, बी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज। जो डेंड्राइटिक सेल है ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। बी सेल क्या है, बी सेल एंटीजन को तभी प्रेजेंट करेंगे जब उसकी फेगोसाइटोसिस हो चुकी होगी। और जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज कब करेंगे एंटीजन को प्रेजेंट, जब एंटीजन की इंटरनलाइजेशन होगी। उसके बाद है नॉन प्रोफेशनल, मतलब कि जिनका काम, मतलब ये जो सेल है ना, इनका काम है कि प्रेजेंट करना ही करना है एंटीजन को, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर एंटीजन को प्रेजेंट कर पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन प्रोफेशनल। जैसे स्किन में होता है फाइब्रोब्लास्ट, वस्कुलर एंडोथीलियल, ब्रेन में होता है ग्लायल सेल्स, थाइमस का एपिथेलियल सेल और पैनक्रियास का बीटा सेल। तो मतलब ये इतना याद रहे ना रहे ज़रूरी नहीं है, बस इसमें यही था कि क्लास 1 MHC के साथ कौन काम करता है और क्लास 2 के साथ कौन काम करता है। उसके बाद हमारे आते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एंटीबॉडीज़ भी एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जो कि प्लाज्मा सेल सिक्रेट करते हैं। तो जो बी सेल्स होते हैं ना, बी लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं एंड वो प्लाज्मा सेल सिक्रेट करते हैं एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडीज़ है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं क्योंकि वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, एंड ये गामा ग्लोबुलिन होते हैं और ये एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद है ये टेट्रापेप्टाइड होता है, मतलब इसमें चार चेन्स होती है, 4 पेप्टाइड चेन्स होती है, 2 हैवी चेन्स होती है एंड 2 लाइट चेन्स होती है। दोनों लाइट, ये बड़ी वाली हैवी चेन होती है, छोटी वाली लाइट चेन होती है, एंड ये जॉइन किससे होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो जो हैवी चेन्स है, 2 हैवी चेन भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है और एक हैवी चेन और एक लाइट चेन भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद है कि सॉरी एक मिनट, कि ये रहा हमारा एक एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी है ये है हैवी चेन, ये है हैवी चेन, ये है लाइट चेन।
तो इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना टिप सी, उसे हम कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये डिफरेंट होता है हर एक एंटीबॉडी में, बाकी पूरा सेम होता है। और क्योंकि ये डिफरेंट होता है इसीलिए हम इसे कहते हैं वेरिएबल पार्ट। तो लाइट चेन के इस पार्ट को हम कहेंगे वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन, और हैवी चेन के पार्ट को करेंगे वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन। और बाकी जो पूरा पार्ट बचा वो क्या है, हर में कांस्टेंट होता है, सेम होता है, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन और कांस्टेंट पार्ट ऑफ हैवी चेन। ठीक है, उसके बाद ये कुछ है नहीं करने लायक। हाँ, तो इसके बाद क्या है कि ये जो हमारी एक एंटीबॉडी है तो ये होगी इसकी हैवी चेन हो गई, और ये होगी इसकी लाइट चेन, एंड बीच में हमने दोनों को जोड़ दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो इसका जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, इसे हम कहते हैं हिंज रीजन, जहाँ पे वाई शेप्ड की जो एपेक्स है उसे हम कहते हैं हिंज रीजन, विच इज़ ब्रोकन बाय पेपेन। ठीक है, तो ये पेपेन से जो ब्रेक हो सकते हैं, या हिंज रीजन के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हम FAB, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं FC। FAB का क्या मतलब है कि ये एंटीजन को बाइंड करता है ये वाला एरिया, तो AB एंटीजन बाइंडिंग। और C का मतलब है क्रिस्टलाइज, मतलब जब भी हम किसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट क्रिस्टलाइज हो जाता है। अब जो हिंज रीजन है इसमें प्रोलीन रेजिड्यू और सिस्टीन रेजिड्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब हम पेपेन से इस एंटीबॉडी को तोड़ेंगे तो क्या होगा, FAB वाला पोर्शन तो एंटीजन से बाइंड कर जाएगा, और जो नहीं बाइंड करेगा वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, जिसे हमने कहा FC। उसके बाद जो हमारा एंटीबॉडीज़ है हमने कहा कि FC क्या है, जो नीचे वाला पार्ट, हिंज के नीचे वाला पार्ट जो क्रिस्टलाइन होता है, इसमें क्या होता है कार्बोक्साइल रेजिड्यू होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से एक्टिवेट होता है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट पाथवे में पढ़ेंगे कि ये पूरा क्या चीज़ है। उसके बाद क्या है कि ये जो रीजन है, जो क्रिस्टलाइन पार्ट है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, एंड इसे हम कैचिंग सेल्स कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे समझ नहीं आया, मैं ढूंढ के फिर बताऊंगी। उसके बाद है कि हमारा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी में हमने कहा कि ये रीजन इज़ ब्रोकन बाय पेपेन, लेकिन ये जो नीचे वाली रीजन है ना, ये पूरा जो क्रिस्टलाइन पार्ट है, दिस इज़ ब्रोकन बाय पेप्सिन। तो अगर हम पेप्सिन डालेंगे तो ये वाला सारा टूट जाएगा। दूसरा क्या हम, ये होता है इसका वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन के बीच में भी एक छोटा सा रीजन होता है जिसका स्ट्रक्चर अलग होता है, जो डिटरमाइन करता है कि किस शेप की एंटीजन इधर बाइंड करेगा। उस रीजन को हम कहते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। तो मतलब एक तो पहले होगी चेन में वेरिएबल रीजन में हाइपर वेरिएबल रीजन। अब इस हाइपर वेरिएबल रीजन में आता है एंटीजन। तो एंटीजन और एंटीबॉडी कौन से फोर्सेस से जॉइंड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वॉन्डरवॉल फोर्स। उसके बाद जो हमारा एंटीबॉडी है, एक एंटीबॉडी इस मतलब कि एक मोनोमर है, अगर 2 एंटीबॉडी है तो डायमर होगा, और अगर 5 एंटीबॉडी है तो पेंटामर होगा। तो जो हमारी हमने कहा कि इसके बेस पर जो हमारा वेरिएबल चेन है उसके बेस पर हम इस एंटीबॉडी को डिवाइड करते हैं। पहली है हमारी IgG एंटीबॉडी। तो IgG एंटीबॉडी एक मोनोमर होती है, मतलब सिर्फ एक ही एंटीबॉडी है। दूसरा जो IgA है, तो इसका निमोनिक क्या होता है, गेम्ड या गेम और फिर DE। तो सबसे पहले वाला क्या है, मोनोमर है, दूसरे वाला डाइमर है। तो इसमें हमें याद क्या करना है कि जो डाइमर्स होते हैं ना, दो मोनोमर्स जॉइंड होते हैं बाय अ प्रोटीन जिसे हम कहते हैं J कॉम्पोनेंट। ठीक है, उसके बाद आता है M। तो जो IgM होती है वो होती है पेंटामर, तो उसमें भी J कॉम्पोनेंट होता है जो कि इन 5 को जोड़ के रखता है। उसके बाद आती है वैलेंसी। वैलेंसी का क्या मतलब है, कितने वेरिएबल पोर्शन है या कितनी एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन है। तो अगर एक मोनोमर है तो उसमें 2 जगह पर एंटीजन बाइंड कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं डाईवेलेंट, मतलब उसकी वैलेंसी 2 है। तो अगर कोई डाइमर है तो वो होगा टेट्रावेलेंट। ठीक है, एफिनिटी क्या होती है एक एंटीबॉडी की, एफिनिटी होती है कि स्ट्रेंथ बाय विच एंटीबॉडी बाइंड्स विद द एंटीजन।
उसके बाद है एविडिटी। क्या होती है एविडिटी? इज कि कितने पॉइंट्स पर एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्ट कर रही है। मतलब कि अगर ये डाइमर है तो वो देखो वो 4 पॉइंट पर एंटीजन से इंटरेक्ट करेगा तो उसकी एविडिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मतलब इट इज सेम एज वैलेंसी, लेकिन डेफिनेशन डिफरेंट होती है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन पता क्या होती है कि हर एक एंटीबॉडी की हैवी चेन डिफरेंट होती है और लाइट चेन डिफरेंट होती है। तो जो हैवी चेन है, हैवी चेन 5 तरह की होती है, लाइट चेन 2 तरह की होती है। हैवी चेन क्या होती है? गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन नोट। और जो हमारी लाइट चेन है वो 2 तरह की होती है, कापा और लैम्डा। तो डिपेंडिंग ऑन द हैवी चेन हमने एंटीबॉडीज़ को 5 तरह क्लासीफाई किए, जिसमें गामा हैवी चेन है वो होगी IgG। लेकिन IgG में 2 तरह की लाइट चेन हो सकते हैं, या तो कापा या लेम्डा। मतलब इन टोटल एंटीबॉडी कितने तरह की होती है? 10 तरह की। लेकिन हम क्लासीफाई जैसे हैवी चेन के बेस पर करते हैं तो वो 5 तरह की होती है। उसके बाद है IgM से हम शुरू करते हैं। IgM क्या होता है? मैक्रोग्लोब्यूलिन होता है। तो IgM क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, उसमें एक एंटीबॉडी आती है जैसे हम कहते हैं IgM। और अगर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है तो भी IgM की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, लेकिन IgG की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो जो IgM है उस मतलब उसका एक ये करेक्टरिस्टिक है। दूसरा हमने पहले ही पढ़ लिया कि वो पेंटामर की फॉर्म में होती है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं ना, वो एंटीजेनिकली मोजाइक होते हैं। इसका क्या मतलब है कि हर एक माइक्रोब में एक से ज़्यादा एंटीजन की साइट होती है। मतलब एक माइक्रोब पे मल्टीपल एंटीबॉडीज एक्ट कर सकती है, एंड इसलिए इसे हम कहते हैं पोलीक्लोनल इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब एक माइक्रोब में जब इम्यून रिस्पॉन्स आएगा तो उसमें अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज एक्ट करेंगी, इसीलिए हमने कहा क्या कहा? पोलीक्लोनल। अच्छा, उसके बाद है कि सेम एंटीजन, एक अगर सेम एंटीजन है उसके खिलाफ भी बहुत सारी एंटीबॉडीज हो सकती है। एंड जो IgM है, IgM किधर होती है? IgM हमने पहले कहा कि पेंटामर होती है, लेकिन ये पेंटामर होती है प्लाज्मा में। लेकिन बी सेल, बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर भी एक एंटीबॉडी होती है, वो भी IgM होती है, लेकिन वो क्या होती है? मोनोमर। तो इस IgM को हम कहते हैं सरफेस या मेम्ब्रेन IgM, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं IgG पर। IgG में कौन सी हैवी चेन होगी? गामा हैवी चेन। IgG सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती है और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आती है। IgG इज ऑलवेज मोनोमर एंड इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो हम ये याद रख सकते हैं कि सबसे छोटी है, मतलब मोनोमर है, तो इसलिए प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। दूसरा है कि ये प्लस एम जो भी लिखा है, ये मतलब इसका मतलब यही है कि प्लस एम का मतलब है कि ये IgM में भी होता है, और माइनस एम का मतलब है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो IgM में नहीं होती। तो IgG की पहली प्रॉपर्टी है कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं बाय क्लासिकल पाथवे। तो अब ये छोड़ दो, जब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो समझ आएगा। दूसरा है कि ये ऑप्सोनेंट की तरह काम करती है। तो IgM इज़ नॉट एन ऑप्सोनेंट, ठीक है। तो इसका क्या है कि जो न्यूट्रोफिल है ना, न्यूट्रोफिल पे एक रिसेप्टर होता है फॉर द क्रिस्टलाइन पोर्शन ऑफ या क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट ऑफ IgG। तो न्यूट्रोफिल पे जो IgG है वो न्यूट्रोफिल पे बाइंड हो जाती है एंड साथ में अपने बैक्टीरिया को लेकर जाती है। मतलब जो IgG है वो एक साइड से तो बैक्टीरिया से बाइंड कर जाती है और एक साइड से न्यूट्रोफिल से बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से फेगोसाइटोसिस शुरू हो जाती है। उसके बाद IgG ऑल्सो न्यूट्रलाइज वायरस एंड टॉक्सिन। तो ये जो हमारी IgG है, ये IgG है, किधर गया मेरा पेन? हाँ, ये क्या हमारी IgG, और मान लो ये वायरस है, वायरस के ऊपर कुछ साइट है, उस सारी साइट पर IgG जाकर चिपक गई। तो क्या है? मतलब ये वायरस के ऊपर जाके चिपक गई और अब ये वायरस को तोड़ देगी। तो अभी जो टॉक्सिन होते हैं ना, टॉक्सिन में 2 साइड्स होती है। एक साइड क्या करती है? एंटीबॉडी से बाइंड कर जाती है। तो एंटीबॉडी से जब बाइंड कर जाएगी तो क्या करेगी? वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगी टॉक्सिन को, ठीक है। कुछ समझ ना आया तो लिख देना चैट बॉक्स में या बोल देना।
उसके बाद है हमारा, ये कुछ नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में समझ आएगा। बाकी अब हम आते हैं IgA पर। IgA किधर होता है? IgA म्यूकोजल लाइनिंग्स में होता है। IgA रिलीज कैसे होता है? दो तरह में, डाइमर भी हो सकता है, मोनोमर भी हो सकता है। एज अ मोनोमर ये प्लाज्मा में पाया जाता है, और एज अ डाइमर क्या होता है कि जो हमारा म्यूकोसा का एपिथेलियल सेल्स होता है उसके थ्रू इंटरनलाइज हो जाता है, एंड फिर वो बाइंड कर देता है सिक्रीटरी कंपोनेंट में। मतलब जो हमारा म्यूकोसा है ना, उसका सिंपल मतलब ये है कि जो हमारा इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन पे म्यूकोसा है, तो म्यूकोसा में एपिथेलियल सेल्स होते हैं, तो जो IgA है वो उन एपिथेलियल सेल्स के बीच में पाया जाता है। और उसके बाद वो जब अगर उसके ऊपर कोई एंटीजन आ गया तो वो क्या करेगा, एपिथेलियल सेल के थ्रू ल्यूमन में चला जाएगा इंटरनलाइज होके। उसके बाद जो IgA है वो एक एंटीसेप्टिक पेंट बनाता है म्यूकोजल लाइनिंग में, क्योंकि ये मतलब कोई फॉरेन सब्सटेंस को आने नहीं देगी ना एंटीबॉडी अंदर। दूसरा है कि IgA हमें ब्रेस्ट मिल्क से सबसे ज़्यादा मिलता है इन द चाइल्डहुड। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है तो क्या होगा, IgA हमें मिल नहीं रहा, मतलब जो म्यूकोजल सरफेस है उस पर बैक्टीरिया आकर इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, GI गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो सकता है। तो डिफरेंस ये है कि जो ये था IgM और IgG, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को मतलब क्या कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे बाय क्लासिकल पाथवे, लेकिन IgA करेगा बाय ऑल्टरनेटिव पाथवे। उसके बाद आते हैं हम IgE पर। IgE मस्ट सेल से बाइंड करती है, मोनोमर होती है, तो इसका कुछ है नहीं खास, मतलब ऐसी रटने वाली चीज़ें हैं कि जो एंटीजन है वो मस्ट सेल से बाइंड करेगी, न्यूक्लियस में mRNA बनेगा, mRNA से ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बनेगा और इंटरल्यूकिन 1 बनेगा। दूसरा जो वो सेल मेम्ब्रेन पे सिग्नल पेप्टाइड है, वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, ल्यूकोट्राइन बनेगा, लिपोक्सिन बनेगा। फिर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल सेल होते हैं, ग्रेन्यूल सेल से हिस्टामिन प्रोटीएस बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बनेंगी, याद रहती नहीं, मुझे याद भी नहीं हुई है, पता नहीं क्या है, मतलब आता भी नहीं इतना, लेकिन इन शॉर्ट की वाइवा में पूछ सकता है कि एंटीबॉडी किधर होती है, तो IgE क्या करती है, मस्ट सेल से बाइंड करती है। दूसरा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होती है, एंड हेलमिंथ्स के इन्फेक्शन में भी IgE ही काम करती है। बाकी इतना भी देख लेना, याद हो जाए तो कर लेना। IgD ट्रेसेस में होता है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब ये नहीं आती बिल्कुल भी। दूसरा जो हमारी एंटीबॉडीज़ है ना, ये 3 तरह की हो सकती है, एलोटाइप, आइसोटाइप और ईडियोटाइप। इन तीनों का मतलब हम दूसरे वाले पे उसमें PDF में उसमें करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ आ गया? बता दो कुछ और पूछना है यहाँ तक तो फिर आगे करते हैं। चलो आगे करते हैं। अब हम आते हैं कि हाँ, जो हमारा हैवी चेन है और जो हमारी लाइट चेन होती है, हमने क्या कहा कि ये तो देखो हमें पता है कि जो भी पेप्टाइड होता है या जो भी मतलब एक प्रोटीन होता है, उसके एक एंड पे होता है अमीनो ग्रुप और एक एंड पे होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CO- ग्रुप। तो ये हमने किया था कि जो हमारा जो क्रिस्टलाइज FC है, क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट है, उस पर COO- ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एंड होता है। तो मतलब जो हमारा F, ठीक है ठीक है, 5 मिनट बात करते हैं। बाकी इसमें कुछ पूछना है तो बता दो। वैसे तो 5 पेज है, इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले, या पाल ले लो, फिर बाद में करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगी, हाँ हो रही है, आई सेंड। हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं भेज दूंगी। बाकी 12:50 पर करते हैं, चलो।